गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं शिफ्ट वन 21 जनवरी 2026 के सॉल्यूशंस का पार्ट टू। कल हम लोगों ने कुछ सवाल लगाए थे पार्ट वन में, आज हम उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। हम चाहते तो एक बार में ही पूरा सॉल्यूशन लेकर आपके पास आ सकते थे, बट जैसा कि हमने कल भी कहा था कि आप लोगों के पास सॉल्यूशन पहले से ही है। हम लोग एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए अप्रोच के साथ आपके सामने आ रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, जिससे आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक नया तरीका या कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिल सके। सॉल्यूशन या पीवाईक्यू हम लोग इसलिए लगाते हैं बार बार ताकि हमें आईआईटी के पैटर्न को समझ सकें। आईआईटी किस तरीके के सवाल पूछ रहा है, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को वो बार बार चेक कर रहा है, तो हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि आपके पास पहले से आंसर है, आप लोग अपने मार्क्स ऑलमोस्ट कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, बट स्टिल ये सीरीज हम लोग इसलिए लेकर आ रहे हैं थोड़ा लेट से, ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या कॉन्सेप्चुअल डेप्थ दे सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो 2026 के 2026 के 21 जनवरी के शिफ्ट वन में आया था। चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल की। इस सवाल में हमको दे रखा गया है एक सर्किल, जिसमें हम देखते मन कह सकते हैं कि इसका सेंटर होगा 2,3 एंड रेडियस होगा हमारे 4। कैसे आया? इसको हमने कंपेयर कर लिया x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी सेंटर जो होता है वो हो गया a कॉमा बी, यानी 2,3 एंड आर स्क्वायर यहाँ पर है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 4। ये हमको यहाँ पर मिल जाती है। अब देखिए, अब हमसे कहा जा रहा है हमें सर्किल बनाते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सर्किल बन गया, यहाँ पे 2,3 इसका सेंटर हो गया। एक टेंजेंट ऐसे हम बना लेते हैं, ये एक टेंजेंट बना, ये हमारा 4 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा सेंटर हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, ये टेंजेंट हो गया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया x, y। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है दिस सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, तो ये हमारा 120 हो गया। अब अगर हम यहाँ से एक इसका दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें पता है कि ये लाइन, ये एंगल हो जाएगा 60, ये बाइसेक्ट हो जाता है, ये भी 60 हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो देखिए, ये हमें पॉइंट पता है, ये हमें पॉइंट पता है। अगर हमें इसका डिस्टेंस ही निकालना है तो हम आसानी से ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमसे लोकस पूछा गया है। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, और ये हमको यहाँ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम साइन और कॉस का इस्तेमाल भी करेंगे। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इससे आगे बढ़ना है हम लोगों को। देखिए, हमारे पास इसको हम लोग कह देते हैं ए, इसको सेंटर को सी कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, उसको पॉइंट बी कह दीजिए। इन ट्राइंगल ए सी पी हमें पता है साइन 60 क्या होगा। ये आपकी परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री पे ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 60 विल बी इक्वल टू 4 अपॉन द डिस्टेंस सी पी। ये हमें क्लियर है? साइन 60 की बात पता है, √3/2। दिस इंप्लाइज CP इज इक्वल टू 8/√3। CP यानी ये जो डिस्टेंस हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 8/√3 है। अब हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, तो हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/√3 का स्क्वायर। ये हमारा सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो ये मुझे दे देगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 64/3। This will give me 3x square plus 12 minus 12x plus 3y square plus 27 minus 18y is equal to 64। 3x square plus 3y square minus 12x minus 18y, ये 27 और 12 मुझको दे देंगे 39, माइनस 65 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 39 माइनस 64
दिस विल गिव मी 25, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² माइनस 12x माइनस 18y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारे किसी ऑप्शन में दे रखा है? तो हम उसको देख लेते हैं एक बार। 3x² प्लस 3y² माइनस 12x माइनस 18y माइनस 25, सो दिस इज द आंसर। देखिए कुछ जगह पे इस सवाल में यहाँ पर 120 देने के बजाय हमसे कहा गया कि ये एंगल हमको 60 दे रखा, और हमें पता है कि ये 60 होगा, क्योंकि अगर ये 60 है ये 90 है, तो 150 के बाद ये 30 होगा बाइसेक्ट होने के बाद। तो ये भी चीज क्लियर है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए कुछ समय और लगेगा एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट नेचर का हमें पता करने के लिए। तो हो सकता है इसमें ऑप्शंस भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो चीज जब एक बार प्रॉपर आंसर की प्रॉपर सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगी। अभी हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है। हमसे लोकस के बारे में पूछा गया, ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन थी। भाई हमको एक सर्किल दे रखा है, सर्किल के बाद हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स जहां पे मिल रहे हैं उसका हमें लोकस निकालना है, और एक चीज दे रखी कि ये 120 का एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर। इस जानकारी के साथ हमने ये निकाल लिया, और इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, वो ये था कि अगर मैं सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन, जहां पर टेंजेंट्स मिल रहे हैं उससे मैं अगर सेंटर के को जोड़ने लाइन बनाता हूँ, तो वो सेंटर से निकलने वाला एंगल जो टेंजेंट्स के ऊपर बन रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, उसको इंटरसेक्ट करेगा, और साथ साथ जहां मिल रहे हैं उसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा कलर चेंज करके उसको देख लेते हैं। यानी जब भी हम लोग सी और पी को जोड़ेंगे, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट T1 है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ T2 है। तो जो एंगल ए सी बी बना रहे हैं वो भी बाइसेक्ट होगा। पी जो बना रहा है एंगल जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ T1 एंड T2, वो भी इंटरसेक्ट होगा अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें सी और पी के जोड़ते हुए। तो ये हमारा पहला सवाल था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये एक बहुत अच्छा सवाल आया है, थोड़ा सा लेंदी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सवाल को हमसे कहा जा रहा है कि इन दी एक्सपेंशन ax² प्लस bx प्लस c इंटू 1 माइनस 2x टू द पावर 26 में if the coefficients of x cube square and x cube are minus 56, 0 and 0 respectively, then find the value of a b c। ये हमसे पता करने के लिए कहा गया। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये हम लोग थोड़ा बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले हम लोग इस वाले पोर्शन को टैकल करते हैं। 1 माइनस 2x टू द पावर 26, इसको ओपन करेंगे अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से, तो ये हो जाएगा 26c0 इंटू 1 प्लस 26c1 माइनस 2x प्लस 26c2 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 26c3 माइनस 2x का क्यूब। इट गोज ऑन टिल 26c26 माइनस 2x टू द पावर 26। ये यहां तक जा रहा है। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन वो गोइंग फ्रॉम 0 टू 26 c k माइनस 2x टू द पावर k। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हम थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं ओपन करके, k समेशन गोइंग फ्रॉम k टू 26 c k माइनस टू द माइनस 2 को बाहर ले लेते हैं तो ये k की पावर पे आ जाएगा और x की पावर अलग से की होगी। तो ये हमको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें फाइंड करना है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को निकालना पड़ेगा। कोफिशिएंट इसलिए निकालने पड़ेंगे हमको क्योंकि जब अगर मान लीजिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो एक्स क्यूब देगा, बट जब x4 आ जाएगा तो वो किसी के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वो हमको उतना यूजफुल नहीं होगा। तो यानी हमें इस टर्म की वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 आएगा, 1 जब मल्टीप्लाई होगा x से तो एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट मिल जाएगा हमको। जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये टर्म तो हमको x का मिलेगा, इसमें हमको कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट हम हटा देते हैं। जब x इससे मल्टीप्लाई होगा x क्यूब दे देगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर दे देगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x दे देगा, और जब x क्यूब की बात आती है तो खाली इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद x क्यूब दे देगा। तो हमें इन चार टर्म्स का कोफिशिएंट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो अभी हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ
फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा 26C0 विच विल गिव मी सिंपली 1, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, इट विल गिव मी, देखिए सेकेंड टर्म में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या यहाँ पे -2 भी है, x तो नहीं होगा, -2 हमारा रहेगा और 26C1 रहेगा, तो ये हो जाएगा -2 26C1। इसको पूरा एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 26 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल, दिस विल गिव मी -2 इंटू 26 विच विल गिव मी -52। ये हमारा दूसरा आ गया। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं अपना तीसरा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म। अब फिर से एक बार हम लोग गौर कर लेते हैं कि वहां 2 के साथ क्या दे रखा है। जब हम यहाँ पर थर्ड टर्म पे आते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो -2 का दे रखा है यानी 4, यहाँ पर 4 हमारे पास रहेगा, 4 हमारे पास रहेगा, 26C2 दे रखा होगा, 4 इंटू 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 24 फैक्टोरियल। ये क्लियर है? ये हो जाएगा 4 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 24 फैक्टोरियल। इसको ब्रेक करके एक बार मैं आप लोग करके दिखा दे रहा हूँ। 2 इंटू 24 फैक्टोरियल, दिस विल कैंसिल ऑफ विद दिस विल कैंसिल ऑफ विद दिस, तो 50 इंटू 26, 50 इंटू 26 विल गिव मी 1300। ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकाल लेते हैं अगला टर्म, कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म को हम देखते हैं, यहां पर क्या दे रखा है 2 के साथ, यहां पर आ जाएगा -2 की पावर 3 यानी -8। ये हो जाएगा -8 26C3, दिस विल गिव मी -8 इंटू 26 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 23 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं -8 इंटू 23 फैक्टोरियल इंटू 24 इंटू 25 इंटू 26 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 23 फैक्टोरियल। एक हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा दिस 23 विल कैंसिल विद दिस 6 इंटू 4। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 20800। ये एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म 1 है, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म हमारे पास 52 है, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म हमारे पास 1300 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म हमारे पास है 20800, दैट मींस 20800 विद अ माइनस साइन। ये हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे कैसे हमको करना है इस सवाल को। मैंने कहा था मैं वो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है उसको छोड़ना, अब उसको लेकर आते हैं। ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। देखिए यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 52x प्लस 1300x² माइनस 20,800x³। इसके आगे के टर्म्स हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमारा काम इसी से चल जाएगा। देखिए अब हम देखते हैं कोफिशिएंट कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। पहले हम फोकस करते हैं x पे कोफिशिएंट्स निकालने के लिए। देखिए x कैसे आएगा, पहले टर्म से तो आएगा नहीं, पहला आ जाएगा इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मुझको मिल जाएगा bx। अब देखिए x ये किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा मुझको x नहीं देगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर दे रहा है, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा c विद -52 के साथ होगा तो मुझको मिल जाएगा -52x। तो ये मुझको मिल गया, यानी हमारा कोफिशिएंट क्या आ गया, इसको लिखा जा सकता है -52c प्लस b इंटू x। Therefore, coefficient is -52c प्लस b, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये हमको दे रखा है -56 के बराबर गिवन। तो हमारा पहला इक्वेशन आ गया -52c प्लस b इज इक्वल टू -56, ये हमारा पहला आ गया। अब हम देखते हैं x² के कोफिशिएंट वो कैसे आ रहे हैं। पहला आ जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा ax², ये किसी और के साथ मल्टीप्लाई हो के मुझको नहीं देगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो यानी bx के साथ तो हम देख चुके, 1 के साथ देख चुके क्या आ रहा है, bx मल्टीप्लाइड विद -52x, ये मुझको दे देगा -52bx², और c का मल्टीप्लिकेशन 1300 के साथ, 1300c x², दिस विल गिव मी a -52b
प्लस 1300c यानी 1300c एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट हमारा आ गया ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 52b प्लस 1300c इट इज इक्वल टू 0 गिवन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग एक्स क्यूब की तरफ देखते हैं, इसी पेज पर कर लेते हैं। एक्स क्यूब कब आएगा? ये मल्टीप्लाई होगा 52 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 52 ए एक्स क्यूब। b मल्टीप्लाई होगा 1300 वाले टर्म्स के साथ, 1300 बी एक्स क्यूब, और माइनस 20,800 जो मल्टीप्लाई होगा c के साथ। तो यहां से मुझको मिल जाएगा एक्स क्यूब कॉमन लेने के बाद माइनस 52a प्लस 1300b माइनस 20,800c। तो मुझको ये मिल गया। ठीक है, तो हमारा कोफिशिएंट क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 20,800c प्लस 1300b माइनस 52a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो ये 52 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 400c प्लस 25b माइनस a इज इक्वल टू 0। एक बार करके देख लेते हैं हम लोग। 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी मैंने 0 हटा दिया है यहाँ पर, तो ये दे देगा मुझको 8 और ये मुझको 20 दे देगा। इसको 20800 से को करते हैं अगर 4 से डिवाइड तो ये मुझको दे देगा 400। ठीक है, ये 52 से सॉरी डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से 1300 को 25 इंटू 52 करके देखते हैं तो आ जाएगा 10 4 1 5 एंड दिस विल गिव मी 5, ये दे देगा 0 0 3 1, तो ये मुझको दे देगा। तो मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गया। चलिए अब हम लोग एक बार सारे इक्वेशन एक के बाद एक लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। हमारा पहला इक्वेशन था माइनस 52c प्लस b इज इक्वल टू माइनस 56, ये हमारा पहला इक्वेशन था। हमारा दूसरा इक्वेशन आया था a माइनस 52b प्लस 1300c इज इक्वल टू 0, और तीसरा आ गया माइनस 400c प्लस 25b माइनस a इज इक्वल टू 0, या फिर a माइनस 25b प्लस 400c इज इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। अगर हम गौर से देखें तो फर्स्ट और सेकंड में a हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्विंग 2 एंड 3 ये मुझको दे देगा a माइनस 52b प्लस 1300c इज इक्वल टू 0, a माइनस 25b प्लस 400c is equal to 0. On changing the signs, it will give me, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मुझको दे देगा माइनस 27b, यहाँ पर आएगा 900c इज इक्वल टू 0। तो ये मुझको दे देगा, नेक्स्ट पेज पे इसको आ जाते हैं, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 27b प्लस 900c इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 9b प्लस 300c इज इक्वल टू 0। इसको मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ फिर से 3 से तो मुझको ये 3b प्लस 100c दे देगा इज इक्वल टू 0, यानी 100c इज इक्वल टू 3b। ये मेरे पास आ गया। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन है जिसमें b और c दोनों एक साथ आ रहे हैं? b और c वाला इक्वेशन ये है, तो चलिए यहाँ पर रख के देख लेते हैं। ये मुझको दे देगा, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 100/3 c। हमारे पास है माइनस 52c प्लस b इज इक्वल टू माइनस 56, माइनस 52c यहाँ पर रहेगा, ये 100/3 दे देगा, ये मुझको माइनस 56 दे देगा। 106c प्लस 100c minus 56 into 3. This will give me minus 6c is equal to minus 56 into 3. सॉरी, फिर से मुझसे हटाना है। चलिए यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? दिस विल गिव मी माइनस 156c प्लस 100c इज इक्वल टू
minus 56 into 3. This will give me minus 56. C is equal to minus 56 into 3. C is equal to 3. हमारे पास ये पहली वैल्यू आ गई और हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं तो ये मुझको दे देगा b is equal to 100 upon 3 into c which is 3. This will give me 100. तो मेरे पास आ गया b is equal to 100 and c is equal to 3. ये हमारे पास एक चीज आ गई। अब हम a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू दे रखी है a माइनस 52b, जो थोड़ा सा आसान है उससे ले लेते हैं। तो हमारे पास दे रखा है a माइनस 25b प्लस 400c इज इक्वल टू 0. a is equal to 25b minus 400c. 25 into b दे देगा मुझे 2500 minus 400 into 3. This will give me 2500 minus 1200. This will give me 1300. तो यहाँ से e मेरे पास आ गया 1300 और हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था a प्लस b प्लस c की वैल्यू। तो 1300 plus 100 plus 3, this will give me 1403. So this is the answer that we are looking for और यही आंसर आईटी के पेपर में आप लोग पहले ही निकाल चुके हैं, मुझे पता है। इसमें बस खाली थोड़ी सी लेंदी था ये सवाल, थोड़ा सा लेंथ इस सवाल में ज़्यादा थी, पर हमारा जो मेन क्रक्स था यहाँ पे वो ये था कि हम कोफिशिएंट कैसे लेकर आ रहे हैं। हमने पहले ये चारों निकाली, क्यों चार निकाली ये भी हमको समझ में आ गया, और इसके बाद जब हमने यहाँ पर इसको लिया तो चार तक हमने देखा कि कैसे कैसे कोफिशिएंट आ रहे हैं। ठीक है, मेन लाइफलाइन हमारे सवाल की यही है। इस स्टेप से इस स्टेप पे हम कैसे आ रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चन की लाइफलाइन है। अगर ये हमको क्लियर हो गया तो हमें इस सवाल में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस खाली उसके बाद कैलकुलेशंस का पार्ट है जो हम लोग प्रैक्टिस के साथ अपना और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए ये सवाल भी हमारा खत्म हुआ, तो हम बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है। ठीक है, हमको दे रखा है फोकाई ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 कोइंसाइड विद द हाइपरबोला। यानी इलिप्स का जो फोकाई है, फोकस है, वो हाइपरबोला के फोकस के साथ कोइंसाइड कर रहा है और एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 5। देन फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो चलिए अब हम उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इक्वेशन क्या दे रखा है, हमारा इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 36 plus y square upon 16 is equal to 1. This implies a square is equal to 36 and b square is equal to 16 and a is equal to हमारे पास आ जाएगा 6 and b is equal to 4. हम ये कैसे लेकर आए, हम इसको सिंपली कंपेयर कर देते हैं अपने इक्वेशन ऑफ इलिप्स से। ये हो गया। अब एक्सेंट्रिसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है 1 अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है, 16 अपॉन 36। दिस विल गिव मी 20 अपॉन 36, यानी ई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 20 अपॉन 36। दिस विल गिव मी 1/6 2 इंटू रूट 5। दिस विल गिव मी रूट 5/3। ये हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास फोकस क्या आ गए, फोकस ऑफ, फोकस नहीं फोकाई हो जाएगा, प्लूरल हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फोकाई ऑफ इलिप्स हो जाएगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ये हो जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 6, ई की वैल्यू है रूट 5/3 कॉमा 0। दिस विल गिव मी प्लस माइनस 2 रूट 5 कॉमा 0। और यही हमारे हाइपरबोला के फोकाई भी हैं। तो ये हमको दे रखा है, जो पहला पार्ट दे रखा है, देखिए फोकाई ऑफ इलिप्स, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया प्लस माइनस के साथ। ठीक है, उसके बाद दे रखा है दे कोइंसाइड विद द हाइपरबोला। तो यानी हाइपरबोला का जो फोकाई होगा, हाइपरबोला इज इक्वल टू इलिप्स फोकाई। ये हमारे पास क्लियर है। ठीक है, यानी फोकाई ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 5 कॉमा 0। अब यहाँ पर हमको दे रखा गया है, ये होता है किसके बराबर, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 के बराबर होता है। ई हमको क्या दे रखा है, ई गिवन एज 5। तो प्लस माइनस ए ई इज इक्वल टू 5 और इसका मतलब ये हुआ
इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो मुझको मिलता है प्लस माइनस ए ई इज इक्वल टू रूट फाइव विद प्लस माइनस साइन, यानी ए ई इज इक्वल टू टू रूट फाइव। ए हमको पता नहीं, फाइव हमको दे रखा है, ई की वैल्यू टू रूट फाइव हो जाएगा। दिस विल गिव मी टू रूट फाइव अपॉन फाइव, दिस विल गिव मी टू अपॉन रूट फाइव। ए की वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन रूट फाइव। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि इसमें एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हम इसको बी क्यों निकाल रहे हैं? लेटेस्ट सेक्टर की लेंथ क्या होती है? वो होती है टू बी स्क्वायर बाई ए। तो हमें बी स्क्वायर निकालना जरूरी है। ई स्क्वायर कितना दे रखा है? ई दे रखा है हमको 25, यानी ई स्क्वायर 25 हो गया। वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 अपॉन 5। दिस विल गिव मी, दिस इंप्लाइज 24, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर 5 अपॉन 4। दिस विल गिव मी 96 अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। लेटेस्ट एटम की लेंथ क्या होती है? ये होती है टू बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर अपॉन ए। टू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 96 बाई 5। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है टू अपॉन रूट फाइव। दिस विल गेट कैंसिल, दिस विल गिव मी 96 बाई रूट फाइव। ये आप लोग ज्यादातर लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे और आप सबका आंसर सबका यही आ रहा होगा। ऑप्शन हमारे पास नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने इसमें ऑप्शंस नहीं लिए हैं, पर इसका आंसर जो आएगा वो 96 बाई रूट फाइव आएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था आपका। आईआईटी कई बार आपको कुछ सवालों में एज देता है टाइम की, ताकि जो कठिन सवाल है, कठिन सवाल का मतलब जो लेंदी सवाल है या जिसमें आपको विजुलाइज करना है, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुलाइज करना है, उसमें आपको सोचने का समय मिल सके। अभी हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, जो फिनाले होगा, वो एक ऐसा सवाल है जिसमें आपको विजुलाइज करना है, कॉन्सेप्चुलाइज करना है। तो उस सवाल के लिए आपको यहाँ पर टाइम गेन करना होगा। जैसे जो कल हम लोगों ने एक सवाल देखा था, कोसेक 10 माइनस रूट थ्री सेक 10, वो वैसे सवाल हैं जो आपको टाइम देते हैं और सवालों को करने के लिए। तो हमें अपनी प्रैक्टिस से इस बात को समझना होगा कि किन सवालों पर हमें ज्यादा समय देना है और किन सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए, जो एक सवाल हम लोग का आया था कल, कोसेक 10 माइनस अंडर रूट थ्री सेक 10, ये बहुत आसान सा सवाल था, पर हम लोग, अब हमारी टीम ने एक इस पर मास्टर क्लास बनाई है, वो हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कल ही हम लोग इसका वीडियो अपलोड कर दे। तो वेट फॉर दैट मास्टर क्लास, जहां पे हम उस सवाल से को रूट बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी सवाल आईआईटी में आया हुआ इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, भले ही वो देखने में हमको आसान लगे या टाइम हमको औरों के लिए दे, उस सवाल की इंपॉर्टेंस दो जगह है। पहली बात तो वो हमको श्योर शॉर्ट मार्क्स देता है और हमको श्योर शॉर्ट टाइम सेव करता है हमारा, जो कि हम आगे के सवालों में लगा सकें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के सवाल की तरफ, जो कि इंटीग्रेशन का दे रखा है। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, आप लोग को पता है इसका आंसर क्या आना है, फिर भी हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि किस कॉन्सेप्ट से हमने किया उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए, जब हमको ये चीज दे रखी है तो हम सबसे पहले सवाल को क्या करेंगे? जब भी हमारे पास न्यूमरेटर में, देखिए डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, हम इसको क्यों ना न्यूमरेटर के फॉर्म में तोड़कर देखा जाए। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर के फॉर्म में तोड़ने पर हमको एक चीज मिल जा रही है। एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स रखता हूँ इसमें, तो ये मुझको माइनस एक्स दे देगा। इससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस एक्स और एक्स दोनों का मोड एक्स होता है, तो ये उतना फर्क नहीं डालेगा। बट हाँ, ये चीज हमारे लिए ऑड फंक्शन का काम कर सकती है। हमें पता है कि एक फंक्शन ऑड तब कहलाता है जब वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो अगर हम एक्स टू द पावर 11 लेते हैं एफ एक्स को, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स टू द पावर 11, विच विल गिव मी माइनस एक्स टू द पावर 11 इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यानी ये मेरे पास ऑड फंक्शन का काम करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब इस तरीके से हमारे पास लिमिट्स आती है, माइनस ए टू ए जाता है और ऑड फंक्शन आता है, तो हम उसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं। हम इसको तोड़ लेते हैं इस फॉर्म में।
ये इतना क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस डिनोमिनेटर में साइन मॉड ऑफ x प्लस पाई बाई 6 dx। अब देखिए, अगर मैं इसको खाली कंसिडर करता हूँ, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं खाली इस पोर्शन को कवर करता हूँ तो ये मुझको सीधे वैल्यू दे देगा 0। कैसे देगा, ये हमें पता होना चाहिए कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ एक्स is odd, that is f of minus x is equal to minus fx। ये इसको फुलफिल कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा, यानी हमारा सवाल आधा ही रिड्यूस हो गया। जैसे ही हमने सवाल शुरू किया, हमारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो हमने उस सवाल को आधा कर दिया, ठीक है। एंड टू स्टार्ट इज हाफ डन, और हम हाफ डन और कर चुके हैं, ठीक है। तो अब 1/4 सवाल ही कर रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचा, integral going from minus pi by 6 to pi by 6, 2 pi upon 1 minus sine of mod x plus pi by 6 dx। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसलिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 6 2 पाई 1 minus sine of mod x plus pi by 6 dx। 4 pi बाहर आ गया, 0 to pi by 6 1 minus sine के अंदर mod x plus pi by 6। अच्छा, अब गौर कीजिए, 0 to pi by 6 के बीच में साइन तो पॉजिटिव रहता है, तो यानी इसको हम एक ही और लिख सकते हैं। इस इंटरवल में इसको लिखा जा सकता है 1 dx 1 माइनस साइन x प्लस पाई बाई 6। अब ये इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू पाई बाई 6 प्लस x। सिंस ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो t की रेंज कहाँ से हो जाएगी, जब ये 0 होगा तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा, और जब ये एट x इज इक्वल टू 0 और t जब पाई बाई 6 होगा तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 3 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो अब हमारा सवाल किसमें बदल गया, हमारा सवाल बदल जाता है 4 पाई 0, यहाँ 0 नहीं आएगा, सॉरी, ये हो जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 डी टी 1 प्लस साइन टी। सॉरी, 1 प्लस साइन टी नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन टी, ठीक है। तो हमने इस सवाल को इसमें रिड्यूस कर लिया, हम देखते हैं कैसे इसको करना है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस साइन टी से। ये मुझको दे देगा 1 माइनस साइन टी इंटू 1 प्लस साइन टी डी टी। दिस विल गिव मी 4 पाई पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 प्लस साइन टी। ये मुझको दे देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी विच विल गिव मी कॉस स्क्वायर टी डी टी। दिस विल गिव मी 4 पाई पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये दे देगा मुझे सेक स्क्वायर टी डी टी, प्लस ये मुझे दे देगा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर टी यानी टैन टी सेक टी डी टी, ठीक है। ये अभी तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमें पता है कि ये क्या चीज है, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें 4 पाई तो ऐसे एज इट इज आ गया, हमको पहली वैल्यू क्या दे देंगे, ये मुझको दे देगा tan t going from pi by 6 to pi by 3। this will give me simply sec t going from pi by 6 to pi by 3। यहां भी 4 पाई के साथ हो गया 4 पाई। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ये हो जाएगा tan पाई बाई 3 माइनस tan पाई बाई 6 प्लस sec पाई बाई 3 माइनस sec पाई बाई 6, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई
अब देखिए एक एक करके हम वैल्यू लिखते हैं। tan पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी √3, tan पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, sec ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी 2 और sec ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो अब हमको क्या मिल जाएगा 4 पाई, दिस विल गिव मी, देखिए यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 विल गिव मी 3 माइनस 1/√3 यानी 2/√3। 2/√3 यहाँ पर दे रखा है, 2/√3 यहाँ पर माइनस साइन के साथ दे रखा है, तो यहाँ पर हमको सिंपली बचेगा 2, दिस विल गिव मी 8 पाई। तो दिस इज द आंसर। यहाँ पर देखिए हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किया था वो ये था इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करने का इवन एंड ऑड फंक्शन। ये हम कब कर पाएंगे, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब हमें ये पता होगा कि फंक्शन ऑड देखते मान हम कैसे पहचान सकते हैं। ये जो टू द पावर 11 दे रखा है ये हमारा कंस्ट्रेंट था। इससे हमको बता दें कि ये फंक्शन ऑड है, और जब ऐसा आता है, जब इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम -a to a विद ऑड फंक्शन आता है, तो वो हम पार्ट रिमूव कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया सवाल, आधा सवाल हमने वहीं सॉल्व कर लिया, बस आधे पर हमें फोकस करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया एंड आई होप ये आप लोगों को सवाल पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें उतनी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। and the curves y is equal to mod x minus 1 एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। मॉड के इस बार सवाल अच्छे आए, इजी भी आए हैं और कठिन भी आए। अगर हम कल के लेक्चर को देखें तो हमने एक सवाल किया था x माइनस 1 का मॉड, एक क्वाड्रिक दे रखा था, फिर उसके बाद हमको साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x वाला सवाल दे रखा था, ये आ गया। इसके बाद अभी जो पिछला सवाल किया इंटीग्रेशन, उसमें भी नीचे मॉड दे रखा था, इसमें भी मॉड दे रखा। तो इस बार मॉडुलस का सवाल आईआईटी ने अच्छी तरीके से पूछे और हमारे कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के हिसाब से क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए अब हम इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हमको दे रखा है कि हमको 3 ग्राफ्स दे रखे हैं। एक हमको दे रखा है इलिप्स का ग्राफ, इलिप्स हम प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा हमको एक कर्व दे रखा है ये, एक कर्व दे रखा है ये। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि एरिया निकालना है जो सर्टेन कंडीशंस विद इलिप्स एंड दीज टू कर्व्स फुलफिल करता है। तो हम उसको पहले निकालते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम फाइनल एरिया की तरफ जाएंगे और कलर कोडिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 4। यहाँ से मुझको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू 2, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। दिस विल गिव मी a इज इक्वल टू 2 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा इधर से पार्ट आ गया। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद हमको y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब नॉर्मली मॉड फंक्शन बनाते हैं तो ये होता है ऐसे, y इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, हम इतना जानते हैं कि जब हम इसमें से कुछ घटाएंगे, ठीक है, देखिए ये हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं। जब y की वैल्यू आती है, x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 ली, इसको पहले प्लॉटिंग करके समझ लेते हैं कैसे कर रहे हैं। x की वैल्यू हमने 2 ली तो y की वैल्यू आ गई 2, तो ये हमको पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू मैंने ली -2, यहाँ पर -2 आया तो भी मुझे यहाँ पर 2 मिल गया। तो ये दोनों पॉइंट कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं 2, 0 -2, 0 कॉरस्पॉन्ड करते हैं 0, 2 को। ठीक है, अब मान लीजिए क्या कहते हैं, मैं इसमें से 1 घटा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए अब मैंने लिया x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये मुझको दे देगा 1, यानी 2 के बजाय जब मैं x को 2 ले रहा हूँ तो y मुझे मिल रहा है 1, यानी ये यहाँ आ गया समथिंग लाइक दिस, 2 इज इक्वल टू 1 पे इधर कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। और जब मैं x इज इक्वल टू -2 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू मुझे 2 माइनस 1 फिर से 1 दे देगा। एक पार्ट हमको ये मिला, फिर उसके बाद जब मैं 0 लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -1, यानी जब x 0 होगा यानी इस पॉइंट पर y इधर हो जाएगा, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ है पहला वाला, थोड़ा कलर चेंज कर ले तो और क्लियर हो जाएगा। हमारा जो पहला वाला ग्राफ है ये व्हाइट लाइन वाला, ये है y इज इक्वल टू मॉड x का, और ये वाला जो ग्राफ है
y इक्वल टू मॉड x माइनस 2, यानी एक पॉइंट ये नीचे शिफ्ट कर गया। ठीक है, जब मैं y इसको लेता हूं तो ऑन सिमिलर एनालॉजी बनना चाहिए था ऐसे, सॉरी, ये ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे, ये शुरू होगा यहां से। जब ग्राफ का चैप्टर हम करेंगे तो उसको हम और क्लियरली समझेंगे। तो हमारे पास आ गया एक इलिप्स और टू कर्व्स। अब हम देखते हैं इसको प्लॉट करके। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं वेक्टर से। हम कलर, पेन का कलर बार चेंज करेंगे ताकि आसानी से समझ आ सके। हम इसको यहां बनाते हैं, ये हमने बनाया एलिप्स। ठीक है, इसके बाद हमने लिया वाई। ये देखिए, ये चीज जो हो जाएगी, ये 2,0 है, ये -2,0 है, ये है हमारा 1,0 और ये -1,0 है। देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स माइनस 1। ये कुछ ऐसे बनेगा। थोड़ा सा ये वैसा बन रहा है। ठीक है, अब हम बनाते हैं दूसरा ग्राफ। y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स का, तो वो कुछ बनेगा ऐसे। ये अगर हम गौर से देखें, दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं 2 मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स, यानी मॉड एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे मीट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1,0 और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -1,0। अब हमसे कहा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया दैट इज इनसाइड द इलिप्स। That is inside the ellipse but outside the area enclosed by curve। कर्व के ये जो दोनों कर्व है, ये कौन सा एरिया इंक्लोज कर रहे हैं, वो ये एरिया इंक्लोज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो एरिया फाइंड करना है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। वो inside the ellipse but outside the area enclosed by these four lines, जो कि पार्ट है कर्व का y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स। तो हमें करना क्या है, हमें टोटल इलिप्स के एरिया में से अगर हम ये एरिया घटा दें जो हमारा पिंक कलर से है, तो हमारा काम हो जाएगा। ये क्या चीज है, अगर गौर से देखा जाए तो ये वैल्यू है 1,0, ये है 1,0, तो ये क्या हो गया, ये ट्राइंगल हो गया 90 डिग्री के साथ। तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, 1 इंटू 1, और इस तरीके के कितने ट्राइंगल है, वो है 4। तो हमारा टोटल एलिप्स का एरिया हो जाएगा पाई ए बी माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। पाई ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू 1 माइनस 2, यानी 2 पाई माइनस 2, यानी 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बन जाएगा पाई माइनस 1। देखिए यहाँ पे सारा खेल हमारा था विजुअलाइजेशन का। अगर हमने इसको सही से विजुलाइज कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा सा वो इलिप्स और डायग्राम बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हुई है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आगे हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। तो इस सवाल में हमारा मेन काम था विजुलाइजेशन का। अगर हमने इसको विजुलाइज कर लिया तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो फिर से हमसे विजुलाइजेशन की बात करेगा। ठीक है, ये भी ज्योमेट्री का सवाल है। इसमें हमसे कहा गया है कि L1 L2 हमारी दो लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, such that point C lies between the lines and point A and B lies on the two parallel lines, each distance of C from two lines are 6 and 3। थोड़ा सा ये जैसा सवाल हम लोग के पास आया था वैसे ही हम लोगों ने इसको यहाँ पर लिया है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल कुछ ऐसा दिखेगा, एक लाइन ऐसे हो गई, दूसरी लाइन कुछ ऐसे हो गई, ये हमारा हो गया पॉइंट ए,
ये हमारा हो गया पॉइंट बी और सी यहां पर कहीं लाई कर रहा है। देखिए हमसे कहा जा रहा है ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, these two are parallel, L1 is parallel to L2 such that point C lies between the lines, C यहां कहीं लाई कर रहा है, point A and B lies on the two parallel lines, इस पर लाई कर रहे हैं, each distance of C from two lines is 6 and 3, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, थोड़ा सा इसको मैं कलर चेंज कर लेता तो और क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस हमारा आ रहा है हमारा, ये जो डिस्टेंस है ये एक तरफ से 6 है और एक तरफ से ये 3 है, ठीक है, ये हमको दे रखा और कहा जा रहा है ABC ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हमको दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल जो कि ये दे रखा है, ठीक है, और उसको करेंगे कैसे, देखिए हमें इतना पता है कि ये हम इसको कह देते हैं पॉइंट A1, इसको कह देते हैं B1, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमें क्लियर है, ये हमारा है 60 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, दिस इज 3। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, लेट इसको ले लेते हैं, लेट दी लेंथ ऑफ द sides of the equilateral triangle बी एल। देखिए हमें क्या, हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये हो जाएगा √3/4 L², ये हमारा आंसर है, तो हमें एल निकालना जरूरी है। देखिए अब अगर हम बात करें इन ट्राइंगल सी B1B साइन थीटा विल बी 3/L, इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या कहते हैं परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन थीटा हमारा आ गया 3/L, ठीक है। अब हम आते हैं इस ट्राइंगल में, देखिए हमारा ये एंगल दे रखा है 90 माइनस थीटा, ये 60 दे रखा है, तो हमारा ये एंगल क्या होगा, तो ये हमें पता है 90 माइनस थीटा प्लस 60 विल गिव मी 150 माइनस थीटा, और इसको जब मैं 180 में से घटाऊंगा तो मुझको मिल जाएगा 30 प्लस थीटा, तो ये एंगल जो आ गया मेरा ये हो जाएगा 30 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पर मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो ये मेरा बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर अब मैं कॉस का इस्तेमाल करूंगा, तो अब मेरे पास आ गया कॉस ऑफ 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 6/L, ठीक है। हमें पता है कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 30 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 30 माइनस इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6/L। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3/2 कॉस थीटा माइनस साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू साइन थीटा हो जाएगा 3/L इज इक्वल टू 6/L, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अब देखते हैं, ये मुझे दे देगा √3 कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -3/L 12/L, दिस इम्प्लाइज √3 cos थीटा इज इक्वल टू 15/L, इधर ऐड हो जाएगा जाकर, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 3 √3 into L, this will give me 5 √3/L, ये मुझको यहाँ से वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम कैसे आगे बढ़े, हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है cos थीटा, हमें ये मिल गया, और sin थीटा दे रखा है हमको 3/L, तो हमें एक चीज और भी तो पता है, cos² थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर ही तो होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5√3/L का स्क्वायर प्लस 3/L का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी 25 × 3 या 25 × 3/L स्क्वायर प्लस 9/L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 75 प्लस 9 is equal to L square. This implies L square is equal to 84. Now what is the area of the triangle? Area of the triangle हो जाएगा √3/4 into L square, √3/4 into 84. This will give me 21. This will give me 21√3. ये आंसर आप लोगों के पास पहले से था। सवाल हो सकता है वर्डिंग्स में कुछ जगह आपको डिफरेंट मिले, पर सवाल का क्रक्स यही है कि हमने L1 और L2 दो पैरेललाइंस बनाई। ये जो हमारी चीज़ है, ये हमारे क्वेश्चन की लाइफ लाइन है। ये हमें पता, अगर हमने ये ड्रॉ कर लिया, यानी ये पार्ट हमारा हो गया। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर ले तो और क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ हमारे विजुअलाइजेशन का पार्ट है। मैं बार बार कहता हूं कि जितना अच्छा आप विजुअलाइज कर लेंगे, उतना अच्छा सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। वंस यू गेट क्लियर पिक्चर, ठीक है, आप उस चीज को सॉल्व कर लोगे। एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूँ। हम सब ने भाग मिल्खा भाग देखी होगी। उसमें जब फाइनल रेस होती है तो रेस ट्रैक पर मिल्खा सिंह पोजीशन में बैठा हुआ और एकाएक कैमरा जूम होता है, उसको पूरा रेस ट्रैक दिखाई दे जाता है और वो अपने दिमाग में बैठा लेता है कि उसको कैसे दौड़ना है। तो उसी तरीके से ये हमारा रेस ट्रैक है। हम इसी रेस ट्रैक पर हमें दौड़ना है। तो एक बार पोजीशन में आने के बाद, यानी बैठने के बाद, सवाल देखने के बाद हमें तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें सवाल में कैसे आगे बढ़ना है। ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा और आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आएगा। तो आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है किसी भी सवाल में, तो आई रिक्वेस्ट कि आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। हम उसका एक क्लैरिफिकेशन वीडियो या उसका एक और एनहांस कॉन्सेप्चुअल वीडियो पे लेकर आएंगे। अब हम आते हैं अपने शो स्टॉपर पे। इस क्वेश्चन को ज्यादा टीचर्स ने टफेस्ट क्वेश्चन कहा है ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट। आई विल नॉट डिसएग्री विद देम। ये अपने आप में एक मास्टरपीस क्वेश्चन है और हम इसके स्पिन ऑफ क्लास भी लेकर आएंगे इसके लिए। तो हम पहले समझ लेते हैं सवाल में दे क्या रखा गया है। सवाल देखने में एक बहुत मॉन्स्टर टाइप का सवाल लग रहा है, ठीक है। ये तो बहुत मासूम सी चीजें रखी है। A1 इज इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए, ये मासूम सी चीज हो गई, हमने इसको हटा दिया। अब हमारे पास ये आता है एक मॉन्स्टर। an plus 1 is equal to half an plus n square minus 2n minus 1 upon n square into n plus 1 का स्क्वायर। बाप रे, अब करें क्या इसका? और उसके बाद हमें एक दूसरे मॉन्स्टर की वैल्यू निकालने को कही जाती है, ठीक है। तो मॉन्स्टर 1 हमारे पास डराने के लिए है और मॉन्स्टर 2 भी डराने के लिए है। तो क्या ये सवाल इतना कठिन है? चलिए, हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमको डिसाइड करेंगे कि ये सवाल कठिन था या कुछ पैटर्न इसमें छुपा हुआ है जो आईआईटी हमसे चाहता है कि हम खोजें। वी हैव टू बिकम ए स्कैवेंजर, वी हैव टू बिकम द ट्रेजर हंटर, और हमें उस ट्रेजर को खोजना है। और वो ट्रेजर हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा बोल्डली, ठीक है, सामने है। ये मेज के फॉर्म में दे रखा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैथ एक मैप है, ठीक है। हमें उस मैप से इसको खोजना है, ठीक है। तो नाउ हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये हमको कहाँ तक लेकर जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम डाइसेक्शन नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं कि ये क्या दे रखा है। ये है an plus 1 is equal to half an plus n square minus n with a 2 minus 1 upon n square n plus 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमको दे रखा है, ठीक है। हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर n स्क्वायर दे रखा है, नीचे भी n स्क्वायर दे रखा है, तो उसको तोड़ के देखते क्या आता है। प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये मुझको दे देगा हाफ an अप प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर
माइनस 2n+1 n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर। क्या हम इन दोनों टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ब्रेक होना चाहिए, तभी ये मॉन्स्टर को हम डोसाइल फॉर्म में लेकर आ पाएंगे, मॉन्स्टर से एक मासूम बच्चे के फॉर्म में लेकर आ पाएंगे। चलिए अब हम लोग इसको देखते कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे पास दे रखा है n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखते इसको करने पर क्या आता है। ठीक है, ये आ जाएगा n² + 2n+1 माइनस n² 2n+1। वाओ, मैजिक, मैथ्स में मैजिक होता है। हमारे पास न्यूमरेटर आ गया, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, इस मैजिक को इस्तेमाल करके यहां लिख सकते हैं 2n+1 को क्या लिख सकते हैं, n+1 का स्क्वायर माइनस n² n² n+1 का स्क्वायर। अब जो मॉन्स्टर था वो धीरे धीरे एक प्रॉपर शेप लेता जा रहा है मासूमियत की तरफ। ये वो पीसेज है पजल के जो प्रैक्टिस से आप क्लियर कर सकते हैं। हाफ an+1/n+1 का स्क्वायर माइनस n+1 का स्क्वायर अपॉन n² n+1 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर n² अपॉन n² n+1 का स्क्वायर। ये मुझको कैंसिलेशन के बाद दे देगा हाफ an+1/n+1 का स्क्वायर माइनस 1/n² प्लस 1/n+1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मुझको दे देगा an+1। अब ये जो हाफ दे रखा है ना, इसकी भी बहुत सिग्निफिकेंस है। कैसे, वो भी देखते हैं हम लोग। ये आ गया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, अब वो इक्वेशन जो मॉन्स्टर था वो हम इस फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, अब एक पैटर्न और एक चीज और करते हैं ताकि हमें पैटर्न और क्लियर दिखे। अब देखिए, इसको अगर हम गौर से देखें तो हमारे समेशन में क्या दे रखा है, हमारे समेशन में ऐसे ही तो कुछ दे रखा है an-2/n², यानी ये कहीं ना कहीं तो हमको लेकर आ जा रहे हैं ना इसी फॉर्म में। पर यहाँ एक इशू है, n-2/n+1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर an था तो यहाँ n² था, an+1 आ जाएगा तो यहाँ n+1 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा। LHS में तो हमारे 2 आ गया, ये RHS में 2 कैसे आएगा? तो बच्चा लोग, ये 2 की सिग्निफिकेंस अब आती है। अब अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो हमको मिल जाएगा an-2/n², यानी अब हमें क्लियरली मिल गया an+1 माइनस 2/n+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ an-2/n²। ठीक है, और हमसे समेशन में क्या पूछा गया है? समेशन में अगर देखा जाए तो समेशन में पूछा गया है a1 माइनस 2/1² प्लस a2 माइनस 2/2² प्लस a3 माइनस 2/3²। इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी। ये अगर मान लीजिए हमारी एक सीक्वेंस है b1, ये हमारी सीक्वेंस है का पार्ट हो जाता है b2 b3, तो ये मुझको क्या देगा, एक सीक्वेंस तो आ गई। इसको अगर हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर इसका हम nth टर्म लेते हैं इस सीक्वेंस का तो ये हो जाएगा tn+1 और ये हाफ हो जाएगा tn। ठीक है, nth ये हो जाएगा tn इज द nth टर्म of the sequence given as capital A। कैपिटल A कहां पर दे रखा है, हमारा कैपिटल A ये दे रखा है, ये वाली सीक्वेंस। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, an माइनस 2/n², n+1 टर्म क्या हो जाएगा an+1 माइनस 2/n+1 का स्क्वायर।
ये चीज हो गई। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये हमको क्या दे दे रहा है, ये दे दे रहा है Tn+1 अपॉन Tn इज इक्वल टू हाफ। और ये क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ जीपी इट इज अ जीपी, ठीक, जिसमें कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो हाफ दे रखा है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, T1 क्या था, T1 या जो हमने उसको B1 कहा था, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर T1 कह देते हैं। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। तो ये हो जाएगा T1 हो जाएगा A1 माइनस 2/1²। A1 की वैल्यू 1 दे रखी, जो पहली चीज दे रखी थी हमको, -2 विच विल गिव यू -1। अब हमें क्या करना है, समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी का मॉड लेना है। यहाँ हो जाएगा an माइनस 2/n², यही तो निकालना है, यानी मॉड ऑफ समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Tn, यही तो करना है। और Tn क्या है, Gp विद फर्स्ट टर्म -1 एंड कॉमन रेशियो हाफ। तो इसका समेशन क्या हो जाता है, एफ इंफिनिटी हो जाएगा a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू है -1, 1 माइनस हाफ, दिस विल गिव मी -1 अपॉन हाफ, दिस विल गिव मी -2। तो हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई -2, ये हमने रखा, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो चलो बताइए, ये सवाल कठिन था या सिर्फ हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर डिपेंड कर रहा था। ये सवाल दो तीन चीजें चेक करता है हमारी, हम अंडर प्रेशर कितना अच्छा विजुलाइज कर पाते हैं। प्रेशर हमेशा लाइफ में रहेगा और उसी में हमको विजुलाइज भी करना है, और विजुलाइज तब कर पाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस होगी, दिन रात की मेहनत होगी। एग्जाम से पहले आराम से सोइए, पर एग्जाम शुरू होने से पहले, काफी पहले आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, वो हम लोग को करना पड़ेगा इस तरीके के विजुअलाइजेशन को समझने के लिए। ये नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं कहूँगा बाकी और टीचर्स से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था हमारे सेशन 1 का या शिफ्ट 1 का, जो एक 21 जनवरी 2026 को आई थी। पर हम इस सवाल पर यही नहीं रुकेंगे, हम आप लोगों के लिए कल एक सरप्राइज लेकर आ रहे हैं इस सवाल को लेकर। तो टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। आई होप आप लोगों के आंसर अभी तक सारे मैच कर गए होंगे। तो इसके साथ हम लोग का सेशन 1 21 जनवरी 2026 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लेकर आएंगे कल 2 सरप्राइज वीडियोस आपके लिए, और उसके बाद ट्यूसडे से हम लोग शुरू करेंगे सेशन 2 21 जनवरी 2026 पार्ट 1, और उसके बाद पार्ट 2 लेकर आते हैं। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस टाइम।